आयनिक ठोस जालक ऊर्जा व बॉर्न-हेबर साइकिल। जालक ऊर्जा किसी आयनिक क्रिस्टल की जालक ऊर्जा वह ऊर्जा है जो पृथक पृथक गैसीय आयनों द्वारा एक मोल ठोस क्रिस्टल के निर्माण में निकलती है। यानी कि जो गैसीय अवस्था में आयन बनते हैं उनको यदि एक मोल ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ बनाएं उन आयनों से मिलाकर, तो उसके निर्माण में जो ऊर्जा मुक्त होगी वह ऊर्जा लैटिस एनर्जी या जालक ऊर्जा कहलाती है। जैसे धातु आयन और अधातु आयन आपस में गैसीय अवस्था में मिलकर जालक का निर्माण करते हैं, इसलिए इससे जालक निर्माण के दौरान मुक्त हुई ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। जिसमें मेटल आयन जिस पर कि कोई n आवेश है, धनात्मक आवेश, और गैसीय अवस्था में वह आयन है, तो इसी तरीके से n नंबर जो है वह अधात्विक आयन का है और वह गैसीय अवस्था में है, तो यह मिलकर Mn प्लस और Xn माइनस ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ बनाते हैं। और उसकी जो जालक ऊर्जा है, जिसे U से समझाया गया है, कैपिटल U से, वह ऊर्जा मुक्त होती है। तो एक मोल धनात्मक आवेशित आयन का और एक n मोल ऋणात्मक आवेशित आयन का मिलकर एक मोल लवण का निर्माण करेंगे, आयनिक ठोस का निर्माण करेंगे, और उससे मुक्त होने वाली ऊर्जा जो होगी वह जालक ऊर्जा होगी। तो एक मोल ठोस आयनिक क्रिस्टल को पृथक करके आयन बनाने में जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो देनी पड़ेगी, वह ऊर्जा को भी जालक ऊर्जा कह सकते हैं। तो निर्माण के दौरान मुक्त हुई ऊर्जा या जालक को तोड़ने पर एक मोल ठोस आयनिक जालक को या क्रिस्टल को पृथक अपने आयनों में वापस विभक्त कर देने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी, उसे हम जालक ऊर्जा कहते हैं। अतः एक मोल क्रिस्टल निर्माण में मुक्त हुई ऊर्जा जालक ऊर्जा कहलाती है। तो इस जालक ऊर्जा के कारण ही आयनिक यौगिक जो है वह ठोस होते हैं और अति स्थायी और क्रिस्टलीय आकार के होते हैं। अतः जालक ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह आयनिक पदार्थ उतना ही अधिक स्थायी होगा। जालक ऊर्जा दो प्रकार से ज्ञात की जा सकती है, एक सैद्धांतिक विधि है, दूसरी प्रायोगिक विधि। सैद्धांतिक विधि में जालक ऊर्जा को बारे में सबसे पहले बॉर्न और लैंडे ने एक समीकरण दिया और उसके आधार पर जालक ऊर्जा की व्याख्या की। इस जालक ऊर्जा में धातु अधातु के आवेश की मात्रा, परमाणु क्रमांक और उनके मॉडुलन स्थिरांक, अवोगाद्रो संख्या, उनका आवेश की मात्रा व मुक्त जो स्थान है उसकी पारगम्यता आदि के आधार पर जालक ऊर्जा की गणना की गई। दूसरा है प्रायोगिक विधि। बॉर्न-हेबर चक्र की सहायता से परोक्ष रूप से जालक ऊर्जा की गणना की जाती है। तो बॉर्न समीकरण के द्वारा जो जालक ऊर्जा है वह सैद्धांतिक रूप से किस प्रकार कैलकुलेट की जाती है, इसकी गणना किस प्रकार से की जाएगी, इसके बारे में बताया गया है। तो क्रिस्टल में जो जितने भी आयन है, जो कि विपरीत आवेशित आयन है, धनात्मक आवेशित आयन और ऋणात्मक आवेशित आयन, उनके बीच में एक प्रकार का जो है आयनिक आकर्षण बल लगता है। जब एक दूसरे के ये निकट आएंगे तो ये आकर्षण बल लगता है, लेकिन एक निश्चित दूरी पर आने के बाद ये आकर्षण बल अधिकतम होगा और उससे और अधिक दूरी पर आए तो यह अधिक दूरी और नजदीक आ जाए तो यह आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल में परिवर्तित हो जाता है। यानी धनात्मक आवेशित आयन और ऋणात्मक आवेशित आयन एक दूसरे के नजदीक उतने ही समय रहते हैं या उतने ही नजदीक रहेंगे जब आकर्षण और बल और प्रतिकर्षण बल संतुलित हो।
और आकर्षण बल अधिकतम हो, प्रतिकर्षण बल न्यूनतम हो। तो ऐसी अवस्था जो है स्थायी अवस्था होगी और इस निश्चित अंतर्नाभिकीय दूरी को ही बंध लंबाई कहते हैं। तो इस प्रक्रिया में जो है जब दो विपरीत आवेशित आयन आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊर्जा ही जालक ऊर्जा के बराबर होती है। यानी धनात्मक आवेशित आयन और ऋणात्मक आवेशित आयनों के एक दूसरे के नजदीक आने पर जो जालक का निर्माण होगा वही जालक ऊर्जा है। और जालक ऊर्जा को क्रिस्टल जालक के वैद्युत स्थितिज ऊर्जा तथा प्रतिकर्षी स्थितिज ऊर्जा के रूप में ज्ञात किया जा सकता है। तो जालक ऊर्जा को U बराबर -NA mz प्लस z माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R0 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन n। तो Na यहाँ पर अवोगाद्रो संख्या है और m जो है वह मॉडुलम स्थिरांक है। Z प्लस धनात्मक आयन पर या धनायन पर आवेश की मात्रा है और Z माइनस ऋणात्मक आयन पर आवेश की मात्रा है और इलेक्ट्रॉन E माइनस जो है वह इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है। यहाँ पर इप्सिलॉन 0 जो है मुक्त स्थान की पारगम्यता है। 4 पाई इप्सिलॉन जो है वह 1.112 गुणा 10 की पावर माइनस 10 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम इसके आधार पर जो है गणितीय आधार पर ये गणना कर सकते हैं। और R0 है वह दोनों नाभिक जो धनात्मक आवेशित और ऋणात्मक आवेशित आयन है उनके नाभिकों के बीच की दूरी है। n जो है स्मॉल n वह बॉन्ड एक्सपोनेंट है जिसका मान साधारणतः आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ बढ़ता है। तो इस विधि द्वारा जो है एक दूसरे के आयन के सापेक्ष जो एक दूसरे की सापेक्ष जो स्थितियां हैं उसके आधार पर यह गणना की जाती है। बॉर्न हैबर्ट चक्र जो है और इससे जालक ऊर्जा जो है प्रायोगिक आधार पर किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं अब हम उसके बारे में जानेंगे। तो मैक्स बॉर्न और फ्रिट्ज हैबर ने हैस के नियम का उपयोग करते हुए जालक ऊर्जा की बारे में गणना करी। तो इस नियम के अनुसार जो उत्पादों के निर्माण में कुल ऊर्जा परिवर्तन अभिक्रिया के पथ पर निर्भर नहीं करता है। यानी अभिक्रिया किसी भी पाथ से जो है उसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में परिवर्तित हो विभिन्न पदों में लेकिन होगी तो उसमें जो कुल ऊर्जा परिवर्तन है वह एक निश्चित होगा भले ही वो किसी भी प्रक्रम से उस अभिक्रिया को संपन्न करे। तो किसी चक्रीय प्रक्रम में कुल ऊर्जा परिवर्तन जिस तरीके से शून्य होता है उसी तरीके से जो उत्पादों के निर्माण में और यदि जो रिएक्टेंट है अभिकारक है उससे उत्पाद में परिवर्तन की में जो कुल ऊर्जा परिवर्तन है वो हमेशा निश्चित रहेगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मक जब उत्पाद का निर्माण करते हैं उत्पाद चाहे किसी भी काल्पनिक पदों से या वास्तविक पदों से या एक से अधिक पदों में या अन्य विधियों द्वारा बना हो तो निर्माण में जो कुल ऊर्जा परिवर्तन है वह समान ही रहता है। तो बॉर्न हैबर साइकिल में जो है आयनिक यौगों के निर्माण के साथ को संभवनन ऊर्जा जो है हीट ऑफ फॉर्मेशन के काल्पनिक पदों के आधार पर उनकी गणना की गई और जो ऊर्जा परिवर्तन है उसको प्रयोगों के आधार पर गणना करके जालक ऊर्जा की गणना की। ये पद जो जिन पदों में हो रहा है उन पदों को हम प्रायोगिक आधार पर मालूम कर सकते हैं
और इन पदों में मुक्त होने वाली ऊर्जा या उन पदों में दी जाने वाली ऊर्जा, जब इसकी गणना करेंगे तभी हम इसकी चालक ऊर्जा की बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। तो यहाँ पे अभिक्रिया जो है ऊष्माशोषी होगी या ऊष्माक्षेपी प्रकार की ऊर्जा मुक्त होगी या ऊर्जा अवशोषित होगी, यह उन पदों पर निर्भर करता है। तो कुछ पदों में ऊर्जा अवशोषित होती है तथा कुछ पदों में यह ऊर्जा क्षेपी होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। तो उन पदों में कुल जो ऊर्जा उसमें मुक्त हुई या उस जो कुल ऊर्जा उसमें से ग्रहण करी, उसके आधार पर ही यहाँ पर चालक ऊर्जा या की गणना की जा सकती है। जैसे उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड में बॉर्न हेबर साइकिल यदि देखें तो सोडियम जो है वह धातु और क्लोरीन गैस ये काम में लेते हैं। तो सोडियम धातु जो गैसीय अवस्था में है उसको पहले सोडियम आयन में परिवर्तित करते हैं गैसीय अवस्था में, और जैसे सोडियम धातु है वह ठोस अवस्था में है, पहले उसको गैस अवस्था में परिवर्तित करेंगे तो वह ऊर्ध्वपात ऊर्जा सब्लिमेशन एनर्जी कहलाती है। और जब सोडियम गैस को सोडियम धनात्मक आयन में परिवर्तित करेंगे जो भी गैसीय अवस्था में है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है। तो जब धातु में से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर आयन बने तो वह इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा है वह आयनन ऊर्जा कहलाती है, जिसे हम आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। और इसी तरीके से जो क्लोरीन गैस है, उस क्लोरीन गैस से उसका क्लोरीन एटम बनने के लिए जो ऊर्जा होगी वो डिसोसिएशन एनर्जी, वियोजन ऊर्जा कहलाएगी, क्योंकि क्लोरीन में दो परमाणु हैं से मिलकर एक अणु बना है। जब इसकी ऊर्जा छोड़ेंगे तो ये एक क्लोरीन गैस का बनने में, परमाणु बनने में जो है D/2 डिसोसिएशन एनर्जी का आधा उसमें ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जब क्लोरीन गैस से क्लोराइड आयन बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जुड़ा है, तो एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए ऊर्जा यहाँ पर मुक्त होगी, इसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ देखते हैं कि कुछ पदों में ऊर्जा मुक्त हो रही है तथा कुछ पदों में ऊर्जा हमें देनी पड़ रही है। तो इन सबको जब Na+ आयन और Cl- आयन गैसीय अवस्था में मिलते हैं तो NaCl ठोस का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर ऊर्जा मुक्त होती है। तो जब भी कोई दो धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित आपस में मिलेंगे तो ऊर्जा मुक्त होगी, और क्योंकि इनके बीच में आकर्षण बल लगता है। तो इस ऊर्जा में यदि कुल ऊर्जा में परिवर्तन हम देखें तो यह -Q के बराबर होगा, यानी अभिकारकों से उत्पाद में बनने के लिए जो ऊर्जा, कुल ऊर्जा इसमें मुक्त होगी, उन ऊर्जा स्तरों का अंतर जो होगा वह -Q अभिक्रिया ऊष्मा कहलाता है। तो इस तरीके से हम इन छोटे छोटे पदों से ऊर्जा को प्रायोगिक आधार पर मालूम करके चालक ऊर्जा की गणना कर सकते हैं, या विभिन्न प्रकार की यदि ऊर्जाओं के बारे में हम जानकारी जुटा सकते हैं। तो यहाँ पे यदि गणितीय सूत्र के आधार पर देखें तो यहाँ पर -Q जो है, जो कि संभवन ऊर्जा है, हीट ऑफ फॉर्मेशन है, वह S सब्लिमेशन एनर्जी प्लस I आयनाइजेशन पोटेंशियल आयनन ऊर्जा प्लस D/2 डिसोसिएशन एनर्जी, ये ऊर्जा हमें देनी पड़ रही है, प्लस -E प्लस -U, ये ऊर्जा मुक्त हो रही है। ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, -E जो है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंद होता है, -U है वह चालक ऊर्जा है। तो ये माइनस में जितना मान होगा अधिक होगा वह उतना ही अधिक स्थायी
जालक या स्थायी आयनिक यौगिक का निर्माण करेगा। तो इसमें यदि सोडियम क्लोराइड में हम देखें तो जो कुल पद हैं उनमें पहला सोडियम परमाणु का पृथक होना, तो उसमें सोडियम गैस सॉलिड है, उससे सोडियम परमाणु बनेंगे गैसीय अवस्था में, तो इसमें 108.8 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा जो है हमें देनी पड़ती है, जो कि ऊर्ध्वपातन ऊर्जा सब्लिमेशन एनर्जी कहलाती है। सोडियम धनायन का निर्माण होगा सोडियम गैस के, इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयन ऊर्जा या आयनिक पोटेंशियल के बराबर हमें ऊर्जा देनी पड़ती है। तो यहाँ सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 493.7 किलो जूल पर ऊर्जा हमें देनी पड़ती है। इसी तरीके से क्लोरीन परमाणु का निर्माण करने के लिए क्लोरीन गैस से उसमें वियोजन ऊर्जा के आधी ऊर्जा हमें एक क्लोरीन परमाणु प्राप्त करने के लिए देनी पड़ती है। यानी 1 मोल क्लोरीन परमाणु प्राप्त करने के लिए हमें 1/2 मोल क्लोरीन अणु को वियोजित किया जाता है। इस हेतु आवश्यक ऊर्जा को वियोजन ऊर्जा कहते हैं। चौथा पद जो है उसमें क्लोरीन परमाणु से ऋणात्मक क्लोरीन का निर्माण होता है, जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होगा, जुड़ेगा, तो जोड़ा जाता है, जो कि किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन के जुड़ने को उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। यहाँ पे इसको जोड़ने पर ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ पर -379.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा मुक्त हुई। तो एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें जोड़ने पर, तो इसे हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यहाँ पर दर्शाई गई है। सोडियम क्लोराइड का निर्माण, जब Na प्लस आयन गैसीय अवस्था में और क्लोराइड माइनस आयन गैसीय अवस्था में एक दूसरे से मिलेंगे, तो यह NaCl सॉलिड ठोस का निर्माण करेंगे, और इस ठोस के निर्माण के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होगी, कुल ऊर्जा वह प्रति मोल में जालक ऊर्जा के बराबर होगी। तो जालक ऊर्जा यहाँ पर -754.8 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा मुक्त हो रही है। इस ऊर्जा का मान इतना अधिक है जिसे कि संभवन ऊर्जा भी कहते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन भी कहते हैं, संभवन ऊर्जा। तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन का मान जितना ज्यादा होगा माइनस में, वह उतना ही अधिक स्थायी होगा। तो यह कैलकुलेशन करके इसमें -Q = HS हीट ऑफ सब्लिमेशन, IP + IP आयोनाइजेशन पोटेंशियल + D/2 डिसोसिएशन बटे 2 -EA इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इलेक्ट्रॉन बंधुता -U यह है जालक ऊर्जा, मुक्त हुई ऊर्जा। तो इन सबको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर -98.2 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है। तो इस कारण से यह स्थायी यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा जालक ऊर्जा जो है वो माइनस में है और वो मुक्त हुई है।